हेलो एवरीवन। गैलेक्सी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश भी होंगे और खुशियां बांटते भी होंगे। चलिए आज फिर हम लोग बिना किसी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न आ भी गए होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? सही बात है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे कभी कभी ना कभी पढ़े होंगे, क्लास 10 में, क्लास 12 में, इनफैक्ट पीजी में भी पढ़े होंगे, यूजी में भी पढ़े होंगे। ये ऐसी कहानी है। तो बताइए इसमें कौन सी कहानी, इसमें किसकी ये जो पंक्ति है, किसकी कौन सी कहानी की पंक्ति है? क्या आइडिया है आप लोगों को? तो ये पंक्ति आकाशदीप से ली गई है। ये पंक्ति आकाशदीप से ली गई है। बी नंबर हमारा आंसर होता है। ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मेन कैरेक्टर्स इसमें हैं आपके चंपा, एंड बुधगुप्त। ये आपके मेन कैरेक्टर में है। और ये जो पंक्ति है, क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये वाक्य चंपा कहती है। वैसे ये पंक्ति तो आज के रिलेवेंट समाज के लिए भी ये प्रश्न उठता है, क्या स्त्री होना सच में पाप है? लेकिन खैर मैं उधर नहीं जाती हूँ, फिर हो जाएगा फेमिनिस्टिक बोलेंगे स्त्रीवादी हो रहा है। खैर अभी इधर नहीं जाते हैं, कभी और चर्चा होगी स्त्रीवादी पे, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है स्त्रीवादी। तो चंपा कहती है बुधगुप्त से, क्या स्त्री होना कोई पाप है? बुधगुप्त एक दस्यु होता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को स्टोरी बता देती हूँ, ये कहानी, क्योंकि बहुतों ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसे स्टोरी पता चल जाएगी थोड़ा शॉर्ट में। वैसे मैं पढ़ाऊंगी इस स्टोरी को तो ब्रीफ में पढ़ा दूंगी, पता चल जाएगा। तो इस स्टोरी में प्रमुख पात्र तो पता ही चल गए हैं आप लोगों को, चंपा और बुधगुप्त है। तो जो बुधगुप्त है वो पेशा से दस्यु है। दस्यु तो है, इसमें एक चीज लेकिन मुझे इसकी पसंद पड़ती है, दस्यु होने के साथ साथ वो एक अच्छा मनुष्य भी है। वो भीतर से एक अच्छा मनुष्य भी है, जो किसी के लिए भी, किसी भी स्त्री के लिए ये काफी होता है। तो यहाँ चंपा के लिए भी वही बात हो गई। तो बुधगुप्त पेशा से दस्यु था, तो और चंपा को बंदी बना लिया गया था। उसके पिता की मौत होने के बाद वहां के राजा उसको बंदी बना लेते हैं। तो अंधकार का टाइम था, नाव पे ये लोग थे। उसके बाद कारावास में चले गए, फिर बंधे हुए थे। ये लोग वहां से छूट कर निकलना चाह रहे थे, तभी बुधगुप्त उससे गला मिलता है। पूरा अंधकार होता है। जब उससे वो आलिंगन करता है, ये शब्द मेरे नहीं है आलिंगन के, ये शब्द जयशंकर प्रसाद के हैं। आकाशदीप के रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद है। तो वो जयशंकर प्रसाद इस वर्ड को यूज करते हैं कि आलिंगन करते वक्त उसे महसूस होता है कि वो किसी स्त्री को हक कर रहा है, यानी गला लगा रहा है। तो उसने उसी वक्त पूछा, क्या तुम स्त्री हो? तो चंपा कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये शब्द वहां से है। ठीक है, ये पंक्ति, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखेंगे आप लोग। तो आप लोग को पता है जयशंकर प्रसाद को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद से एक क्वेश्चन नहीं बनता है, उनके कई क्वेश्चन बनते हैं। उनके जन्म, उनकी कहानियां, उनके नाटक, आप लोगों को उनके कई नाटक भी पढ़ने पड़ेंगे इस नेट जारिफ करने वक्त। तो चलिए मैं उनकी कहानियां कुछ बता देती हूँ जयशंकर प्रसाद के। जैसे है ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब उनकी कहानियां हैं।
अच्छा, आकाशदीप का समय क्या है ये भी आप लोग जान जाएं। आकाशदीप का समय है, 1 मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो आकाशदीप का समय है 1929। ठीक है, आकाशदीप का समय क्या है? 1929। ठीक है। अच्छा, ग्राम जो है इनकी पहली 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 कहानी है, और इसका समय, ग्राम का समय है 1910। ठीक है। इनके कुछ नाटक हैं, कुछ नहीं बहुत नाटक हैं इनके। सज्जन है, कल्याणी परिणय है, परिणय है, करुणालय, प्राश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, ये सब इनके नाटक हैं। बहुत ही चर्चित नाटक हैं इनके। परिंदे आप लोगों को पता ही होगा, परिंदे किसकी कहानी है? परिंदे नामवर सिंह जी की कहानी है, जबकि परिंदे वो कहानी में से है, एक है जहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट ये है कि नई कहानी यहीं से शुरू माना जाता है। ठीक है। दुलाई वाली लाल पान की बेगम, ये किसकी है बताइए? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके नाम बताएंगे। दुलाई वाली और लाल पान की बेगम। ठीक है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेशराम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? मॉरिशस का नहीं है प्रवासी लेखक। तो इसमें मॉरिशस का जो नहीं है वो है डी नंबर, महात्म सिंह। ठीक है। अच्छा, महेश राम जियावन आप लोगों को पता ही चल गया कि ये प्रवासी लेखक है। मौर्य अभिमन्यु आनंद, ये भी प्रवासी लेखक है। रामदेव धुरंधर, ये भी प्रवासी लेखक है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी कई लोग हैं जो आप लोग एक बार सुन लें उसे और याद रखेंगे। जैसे कि है मुनीश्वर लाल, इंद्रनाथ, इंद्रनाथ मुनीश्वर लाल, और इंद्रदेव भोला, ये ये सब है, ये मौर्य प्रवासी लेखक हैं। ठीक है। तो अपने यहाँ, यानी अपने यहाँ से कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में तो एक प्रेमचंद जी हैं जिसे कहानी का सम्राट कहा जाता है, और वो अब हिंदुस्तान में यानी भारत में एक बड़े लेखक में शुमार होते हैं। उसी तरह इसमें भी कोई एक है, गेस कीजिए कौन है? इसमें है अभिमन्यु आनंद। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है। किसे कहा जाता है मॉरिशस का प्रेमचंद? तो अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। क्लियर? इनके कुछ उपन्यास है, किनके? अभिमन्यु आनंद के। इसके भी कुछ उपन्यास में जो बता रही हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, ये आता है क्वेश्चन में। जैसे नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार,
जग, ये 1 बीघा प्यार कई बार प्रश्न आ चुका है, आप लोग देखे होंगे। जग गया सूरज, ये भी आया हुआ। तपती दोपहरी, ये भी आया। लाल पसीना, इनका बेहद इंपॉर्टेंट उपन्यास में से एक है। कुहासे का दायरा, लपटों की बेटी, ये सब इनके कुछ प्रमुख उपन्यास में से एक है। आप लोग इसमें से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो कौन सी अग्रदास की रचना नहीं है? तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन में क्या क्या है। ध्यान मंजरी, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। बताइए इसमें कौन सा नहीं है? चलिए मैं ही बताती हूँ, इसमें रूप मंजरी नहीं है, ठीक है। इसमें रूप मंजरी अग्रदास की नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि अग्रदास की ध्यान मंजरी, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है, ठीक है। अच्छा, रूप मंजरी किसकी रचना है? तब जब अग्रदास की नहीं है तो किसी की तो होगी। बताइए किसकी है? तो ये किसकी है? बताइए बताइए। नंददास जी की है, ठीक है। ये किसकी है? नंददास की है। रूप मंजरी किसकी है? नंददास की। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ये जितने मैं बता रही हूँ ऑप्शन से, आप लोग याद करते चले जाएंगे। अच्छा, नंददास की और भी मैं कृतियां बता रही हूँ, रूप मंजरी के अलावा और भी इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरहा मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, राम मंजरी आदि हैं। इनके विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है। इसमें कौन सी उक्ति प्रसिद्ध है? ध्यान से सुनेंगे। और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, ये आप लोग तो सुने ही होंगे। लिख दूं क्या? चलिए मैं लिख देती हूँ। और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। ये किसके विषय में कहा जाता है? तो ये नंददास के विषय में कहा जाता है, ठीक है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये किसके लिए कहा गया जाता है? नंददास के लिए। एकदम ध्यान में रखेंगे ये। मैं जितना भी बता रही हूँ काफी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करते चले जाएंगे। आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है। चलिए हम लोगों का ये क्वेश्चन नेक्स्ट। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुप अनुसंधान शब्द प्रयोग किस आचार्य ने किया? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोला, भट्टनायक। तो किसकी है ये? बताइए। तो तद्रुप अनुसंधान शब्द का प्रयोग भट्टलोलट ने किया है। ओके, किसने किया है? भट्टलोलट ने। अच्छा, आप लोग रस सूत्र के व्याख्याकार आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? भट्टलोलट का क्या है रस सूत्र? उत्पत्तिवाद। याद करते चलेंगे, एग्जाम में आता है। जो भी मैं बता रही हूँ एकदम उसी तरह टू द पॉइंट आप लोग याद करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शंकु का क्या है? अनुमितिवाद। ठीक है, शंकु का ये अनुमितिवाद है। और भट्टनायक का भुक्तिवाद। एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ।
भुक्तिवाद। ओके, तो भट्टनायक की क्या है रस सूत्र? भुक्तिवाद। और अब बचे रह गए हमारे गुप्त जी, अभिनव गुप्त। इनके क्या है? अभिव्यंजना। इनके नाम से ही आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अभिनव गुप्त का अभिव्यंजनावाद, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद और भट्टनायक के भुक्तिवाद। अच्छा, तद्रुक्त अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया रस की प्रस्तुति के लिए? तो भट्टलोलट ने किया था। भट्टलोलट के रस सूत्र का क्या है? उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त के रस सूत्र के क्या है? अभिव्यंजनावाद। शंकुक के अनुमितिवाद। भट्टनायक भुक्तिवाद। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वो बड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, कोटेशन क्या है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लें, क्योंकि जब तक कोटेशन समझ में आएगा नहीं तब तक ऑप्शन लगाएंगे कैसे? तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति को किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार ने किया था? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामशंकर शुक्ल रसाल और सी गणपति चंद्रगुप्त, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसके बारे में है ये? बताइए किसके बारे में है? तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में है। ठीक है, अच्छा, जब तुलसीदास के बारे में बात हो रही है तो तुलसीदास के बारे में थोड़ा और बात कर लिया ही जाए, क्या कहते हैं? चलिए कर लिया जाए। तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है, वो रचना क्या है? रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस की रचना कब होती है? संवत 1631। कब होती है? संवत 1631। ठीक है, ये किसकी होती है? रामचरितमानस की, याद रखेंगे। अच्छा, रामचरितमानस को कितने दिन लग गए थे रामचरितमानस को लिखने में? तो ये लग गए थे 2 वर्ष 7 माह। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। सॉरी, कितने दिन लग गए थे? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लग गए थे किसकी रचना करने में? रामचरितमानस की रचना करने में। ठीक है, और ये कब आता है? संवत 1631 में। ठीक है, इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सातों कांड के नाम आप लोगों को पता है? तो सातों कांड, पहले कांड कौन है? बाल कांड, जिसमें भगवान राम की बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड, जो उन्हें मतलब अयोध्या में जो होता है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना? कितने कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, सातवां है छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। ठीक है, एकदम अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे सातों कांड को। अच्छा, रामचरितमानस को और किस नाम से जाना जाता है? लोक मंगल की साधनावस्था। और किस नाम से जाना जाता है? लोक मंगल की साधनावस्था एक साथ होगा, ठीक है? तो साधनावस्था का काव्य कहा जाता है। ठीक है, लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामचरितमानस को। ठीक है, आप लोग इसे याद करते चलेंगे। अच्छा, अयोध्या कांड जो है वो मानस का हृदय स्थल है। अयोध्या कांड क्या है? मानस का हृदय स्थल है। ठीक है। अच्छा, तुलसीदास की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रामचरितमानस तो नहीं लिखा था। रामचरितमानस के अलावा भी उन्होंने और कुछ भी लिखा है। जैसे है उनके गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला नहचू, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक। ठीक है। हनुमान बाहुक उन्होंने कब लिखा था? कहा ऐसे जाता है कि उनके अंतिम अवस्था जब चुकी होती है एकदम, बिल्कुल अब वो इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए उनका समय आ चुका होता है, तब उनके पूरे शरीर में एक रोग होता है। उस रोग का नाम कोढ़ कहा जाता है। कि उनका इतना कहा जाता है, इतना उन्हें कोढ़ हो गया था कि जैसे लोग कहते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता है, मैं बुक के आधार पे ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो बुक पढ़ी थी तो उस बुक में ही भी बताया गया था कि उनका कोढ़ कहा जाता है ऐसा कि चू रहा था। ठीक है, तो उसी वक्त उन्होंने हनुमान को अपना दूत बनाकर राम तक पहुंचाने की, अपनी पीड़ा को पहुंचाने की उन्होंने ये प्रयास किया था, तभी उन्होंने लिखा था हनुमान बाहुक। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। विनय पत्रिका कब लिखा जाता है? विनय पत्रिका कहा जाता है कि वो विनम्रता पूर्वक राम को चिट्ठी लिख रहे होते हैं, क्योंकि उनके मन में अपार प्रेम था, अपार श्रद्धा थी राम को लेकर के। उनसे मिलने के लिए ये बहुत बेचैन थे कि कब उनके दर्शन पाएंगे वो। इसलिए वो कहा ऐसा जाता है कि उन्होंने विनय पत्रिका लिखी थी। और जानकी मंगल में तो आप लोगों को पता है कि जनक नंदिनी जो थी उनके विवाह के अवसर पे है। और पार्वती तो आप लोगों को भी पता है कि पार्वती के बारे में इसमें कहा गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, पढ़िए क्या है नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी बात का टोटा होना पर उसे पूरा करने की इच्छा, ठीक है, इच्छा है वो होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। ठीक है, उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? फिर से पढ़ेंगे इसे। किसी बात का टूटा होना पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है,
दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। तो ये किसकी एक कथन है? प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ राय की जी की। समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय की है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ताज रघुवीर सहाय की। तो किसकी है इसमें? तो सी नंबर कछुआ धर्म की है। ठीक है, सी नंबर कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। अच्छा, गुलेरी जी ने कुछ और भी निबंध लिखे थे कछुआ धर्म के अलावा, जैसे मारे सी मोही कुठाव। ठीक है, क्या वैसे तो कछुआ धर्म पे ही बेसिकली क्वेश्चन बनता है, फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ, आप लोग छूता ना रहे। मारे सी मोही कुठाव, ठीक है, ये भावात्मक निबंध है। ठीक है, ये दोनों ही निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो लिखा है वो भावात्मक निबंध है। ठीक है। अच्छा, कुबेरनाथ राय की प्रिय नीलकंठी है। प्रिय नीलकंठी कब आई थी? 1968 में। ठीक है, इनके और भी कुछ है, जैसे रसा खेटक है, विषाद योग है, निषाद बांसुरी है, कामधेनु है। ठीक है, और गुलाब राय जी के बारे में जब बात करते हैं तो उनके भी कुछ और हैं, जैसे समाज और कर्तव्य पालन ही नहीं, उनके और भी हैं, जैसे हलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, इनकी रचनाएं हैं, गुलाब राय जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और रघुवीर सहाय जी की ये जो ताज निबंध है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का यानी 7वां प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसमें से कौन सा है? बोलिए कौन सा है? तो शिवदान सिंह जो है ये मार्क्सवादी रचनाकार हैं। ठीक है, आलोचक भी हैं ये, आलोचक के बारे में ही बात हो रही है वैसे यहाँ पर। इन्होंने और भी कई आलोचना लिखे हैं, जैसे कि आपका वो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये मार्क्सवादी समीक्षा के रूप में इसे स्वीकारा गया है। और फिर आपके इनके और भी हैं, जैसे प्रगतिवाद है, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये सब इनके हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में जब बात करते हैं तो ये शुक्लोत्तर युग के हैं, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में कहा जाए तो ये नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हिंदी रंगमंच में को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक कृतियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? ए आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन, डी चंद्रगुप्त। इसमें से कौन सा है बताइए? चलिए एक बार पंक्ति फिर से पढ़ते हैं, इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ता है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक मूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा।
रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। तो ये ऑफ कोर्स इसमें आषाढ़ के एक दिन है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। अच्छा बताइए, इसमें आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश के भाई। आप लोगों को पढ़ना है इसमें, आप लोगों के सिलेबस में है। आगरा बाजार, ये भी आपके सिलेबस में है। एक और द्रोणाचार्य, ये भी आपके सिलेबस में है, इसे भी पढ़ना होगा। चंद्रगुप्त, ये भी आपके सिलेबस में है। एक और द्रोणाचार्य के रचनाकार कौन है? शंकर शेष। कौन है? शंकर शेष। आगरा बाजार के रचनाकार कौन है? हबीब तनवीर। ठीक है, आगरा बाजार के रचनाकार कौन है? नाटककार हबीब तनवीर। एक और द्रोणाचार्य के नाटककार कौन है? शंकर शेष। चंद्रगुप्त के आप लोगों को तो पता ही होगा, प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तौलिया। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? चलिए, यहाँ तौलिया तो ये भाषा शब्द के बारे में पूछा गया, मुझे लगा कि नाटक के बारे में पूछा जा रहा हो, कहना था कि क्या। बताइए तब तौलिया कौन सा शब्द है? तौलिया पुर्तगाली शब्द है। कौन शब्द है? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली और भी कई शब्द हैं, बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल, ये सब कौन से शब्द में आते हैं? पुर्तगाली। और चलिए उर्दू के बारे में बात करते हैं। उर्दू तो मोस्टली अरबी और फारसी से ही आती हैं। तो अरबी के हैं अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत, ये सब अरबी के शब्द हैं। और फारसी में है हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार, ये सब फारसी के शब्द हैं। और जब तुर्की की बात आती है तो कैंची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल, ये सब तुर्की शब्द हैं। चीनी शब्द चाय, लीची, जो कि मोस्टली ही कहा जाता है कि चाय इंडिया में ही सबसे ज्यादा पी जाती है, लेकिन ये शब्द चीनी के हैं। लीची भी शब्द चीनी के हैं। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? सही बात है। ए भोलानाथ का जीव, जामुन का पेड़, सिक्का बदल गया पिता। तो इसमें कौन कौन से है भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? तो इसमें होंगे ए और सी, भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। ए और सी कहाँ है, हम खोज लेते हैं। ए नंबर में मिल गया हमें, तो ये है हमारे। ठीक है, और ये दोनों है। ठीक है, तो अच्छा बताइए, भोलानाथ के जीव जो है वो किसके हैं? वो है हरिशंकर परसाई जी के। ये तो व्यंग करने के जैसे मास्टर आदमी है। और जामुन के पेड़ की बात की जाए
तो ये है कृष्णचंद्र। ठीक है, जामुन के पेड़ के रचनाकार कृष्णचंद्र और भोलानाथ के जीव हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्का बदल गया। तो सिक्का बदल गया के रचनाकार कौन है, पता है? अरे भाई, कृष्णा सोपती जी हैं। कल ही इस पे बात कर रहे थे। ठीक है, कृष्णा सोपती। सिक्का बदल गया, पिता का ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन। पिता क्या है, ज्ञान रंजन। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोपती, भोलानाथ का जीव हरिशंकर प्रसाई, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और बहुत लोगों को याद भी हो गए होंगे। कुछ नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से रिप्ले कीजिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगता है। बस थोड़ा सा आप लोग अपना नेट इस्तेमाल कीजिए और देखिए। और जो भी आप लोगों को दिक्कत है, कुछ भी पूछना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई दूंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते भी चलें, तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। चलिए, बाय बाय।